ठीक है, तो नेक्स्ट हमको देखना था हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अब इसको हम लोग कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सीरम हेपेटाइटिस। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं HBV। ठीक, हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, अगर हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो होता है अराउंड 30 से लेकर 180 डेज़ का इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। उसके बाद ये भी क्या होता है, ब्लड के थ्रू पैरेंटली ट्रांसमिटेड करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर ट्रांसमिटेड पैरेंटली फ्रॉम ब्लड, ट्रांसमिटेड पैरेंटली फ्रॉम ब्लड। ब्लड से पैरेंटली ये ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक, अब कैसे कैसे ट्रांसमिट करता है? तो IV इंट्रावेनस रूट के थ्रू, ठीक है, जिसको कहते हैं इंट्रावेनस। ठीक है, अगर कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो मदर टू चाइल्ड यानी मदर टू फीटस जा सकता है। ये मदर टू फीटस जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा कोएपुलेशन की वजह से भी, ठीक है, कोएपुलेशन की वजह से भी, कोएपीयू यहाँ पे LATIUN होगा। ठीक है, कोएपुलेशन की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा ये डायलिसिस की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। डायलिसिस सुना ही होगा, डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है, और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी ये ट्रांसमिट होता है। फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी ये बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। यानी पेरेंटली हो रहा है ब्लड के थ्रू, तो IV यानी कि इंट्रावेनस हो गया। यहाँ पे एक और डॉट लगा देते हैं I और V के बीच में। मदर से फीटस के थ्रू जा सकता है, प्लेसेंटर बैरियर को वो करके क्रॉस करके कोऑपुलेट अगर करना है तो भी ट्रांसमिट कर सकता है। डायलिसिस अगर हो रहा है तो भी ट्रांसमिट हो सकता है, और अगर फिजिकली कांटेक्ट अगर किसी से हो रहा है तो उसके थ्रू भी ये कांटेक्ट कर सकता है। और सबसे मेन बड़ी बात कि ये किसी भी एज में इन्फेक्ट कर सकता है, यानी हम लिख सकते हैं इसको कैन ऑकर एट एनी स्टेज, कैन ऑकर एट एनी एज, कैन ऑकर एट एनी एज, यानी किसी भी एज के अंदर ये बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर सकता है। और ये जो है हेपेटाइटिस बी, दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट एंड द सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मोर वर्स एंड सिवियर फॉर्म ऑफ इलनेस। ठीक है, तभी देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से ही क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा वर्स भी होता है और काफ़ी सीवियर फॉर्म होता है इलनेस का। अब ज़्यादा वो होने की वजह से, वर्स होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यानी कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा ये लीवर के अंदर सिरोसिस भी कॉज करता है, यानी कि सेल का डीजनरेशन करता है लीवर सेल्स का। यानी क्या लिख सकते हैं, ये सिरोसिस कॉज करता है, सिरोसिस कॉज करेगा, यानी कि सेल डीजनरेशन। सेल डीजनरेशन कॉज करेगा। ठीक, इसके अलावा और क्या करता है ये फ्लूमिनेंट सेल डीजनरेशन भी करता है। फ्लूमिनेंट यानी कि फ्लूमिनेंट मतलब होता है इसके अंदर
हमारे लीवर की कैपेसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इसको फ्लूमिनेंट सिरोसिस कहेंगे, फुलमिनेंट सिरोसिस, सिरोसिस कहेंगे। फुलमिनेंट सिरोसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे लीवर की कैपेसिटी जो होती है, वर्किंग कैपेसिटी, वो डिक्रीज कर जाती है। लिख सकते हैं डिक्रीज वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लीवर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फुलमिनेंट सिरोसिस। और इसके अलावा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ये भी होता है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, यानी कि हमारे जो हिपैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ये कार्सिनोमा यानी कि कैंसरस सेल्स का भी ये फॉर्मेशन कर सकता है। क्या, हेपेटाइटिस बी। तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा सा। ठीक, अब हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी क्या कहानी है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में थोड़ा सा कि ये क्या होता है। अब ये जो है, ये हमने बताया था कि ये जो होता है ये डीएनए वायरस होता है। हमने पहले बताया था कि यही एक एक्सेप्शन है कि ये डीएनए वायरस होता है, हमारे जो डीएनए होता है उसको सीधे हाईजैक करने का काम करता है। ठीक, अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉल, छोटे होते हैं साइज़ में। ठीक है, साइज़ में छोटे होते हैं, स्फीयर या फिर ट्यूब्यूल्स या फिर फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं। स्फीयर, स्फीयर यानी कि गोल गोल। ठीक है, और या तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और नहीं तो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, नहीं तो फिलामेंट्स के फॉर्म में ये होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, डीएनए वायरस। ठीक है, या तो स्फीयर गोल गोल, नहीं तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, नहीं तो फिलामेंट के फॉर्म में ये होते हैं। ठीक, और जो दूसरे वाले होते हैं, एक तो स्मॉल वाले इस तरह से होते हैं, और जो दूसरे वाले एक होते हैं जो कि लार्ज होते हैं, जो बड़े होते हैं। एक स्मॉल होता है और एक होता है लार्ज। तो जो दूसरे लार्ज वाले होते हैं वो स्फीयर के फॉर्म में ही होते हैं, सिर्फ स्फीयर के फॉर्म में, यानी वो गोली गोल होते हैं, और फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में जो नहीं होते हैं। अब जो स्मॉल वाले होते हैं वही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूमरस क्वांटिटी में होते हैं। जो स्मॉल वाले होते हैं, जैसे हम इसकी बात करते हैं स्मॉल वाले की, ये जो स्मॉल वाले होते हैं यही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं स्मॉल वाले, बड़े वाले नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमने बताया था स्फीयर होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो स्फीयर होते हैं उनका जो डायमीटर होता है स्फीयर का, जैसे स्फीयर वाले जो होते हैं उनका डायमीटर जो होता है वो 22 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। 22 नैनोमीटर यानी कि जो हमने हेपेटाइटिस ए वाला देखा, तो हेपेटाइटिस ए के अंदर हमने देखा था कि उसका जो नैनोमीटर था वो 27 था, यानी 27 नैनोमीटर से भी ये छोटे और छोटे होते हैं, यानी कि 22 नैनोमीटर के होते हैं। और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनका डायमेंशन क्या होता है, ये भी 22 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है, मतलब कि जो डायमीटर है वो 22 नैनोमीटर, और इसके अलावा ये 100 नैनोमीटर जो होती है इनकी लेंथ होती है, यानी कि लॉन्ग होते हैं। ये इनका डायमेंशन है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। अच्छा, अब जो स्मॉल वाले की बात कर रहे थे हम लोग, तो स्मॉल वाला जो होता है इसमें भी एनवेलप प्रोटीन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का। ठीक है, मतलब कि जो एक तरह से एनवेलप इनके ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इनका एनवेलप प्रोटीन होता है, तो जो एनवेलप प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मतलब होता है, उसी की तरह से इनके अंदर क्या होता है, एनवेलप प्रोटीन का होता है, मतलब एनवेलप इनके ऊपर, यानी कि इनके ऊपर कवरिंग होती है। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसके ऊपर जैसे एंटीजन होगा, तो एंटीजन जो होता है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है इसके ऊपर, जो एक तरह से एनवेलप की कोटिंग बनाता है। यानी कि अगर एनवेलप प्रोटीन की बात करते हैं,
एनवेलप प्रोटीन की बात करते हैं तो कौन सा इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं HBsAg, यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसकी क्या होती है, इसके ऊपर एनवेलप टाइप में होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे स्मॉल वाले के बारे में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग देखते हैं जो लार्ज वाला था उसकी क्या कहानी है। तो अब हम लोग बात करते हैं लार्ज वाले की। जो लार्ज वाला था, तो जो लार्ज वाला होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है अराउंड 42 नैनोमीटर डायमीटर। ठीक है, जो लार्ज वाला होता है, जो हमने बताया था कि स्मॉल होते हैं जो न्यूमरस होते हैं, और बड़े वाले होते हैं जो कि लार्ज होते हैं। तो जो बड़े वाले होते हैं उनका डायमीटर जो होता है वो होता है अराउंड 42 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है। ठीक, इसके अलावा 42 नैनोमीटर डायमीटर होगा, और इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये डबल शेल्ड होते हैं। डबल शेल्ड यानी कि इनके ऊपर दोहरी लेयर होती है। डबल शेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स उनको कहा जाता है, दोहरी लेयर। तो इसको कह सकते हैं हम लोग डबल शेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स। जो कह सकते हैं हम लोग डबल शेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स। ठीक है, इस पे होती है। और इसी ये जो डबल शेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स इसके ऊपर होते हैं, मतलब ये मतलब कहा जाए इसको ऐसा कि जो ये पर्टिकुलर इसका जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा वो डबल शेल्ड होता है। इसका हेपेटाइटिस बी का डबल शेल्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डैन पार्टिकल्स। जो क्या बोलते हैं हम लोग, डैन पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये डबल शेल्ड होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे तो डबल शेल्ड होगा, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग डैन पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनका सीरम जो होता है, जैसे हमने बताया था पहले, सीरम जो ब्लड सीरम था उसके अंदर डिटेक्शन होता है, तो इनका जो सीरम कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, सीरम में ज़्यादा डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो सीरम कंसंट्रेशन जो होता है, सीरम कंसंट्रेशन क्या होता है, इनका कम होता है, लेस होता है। सीरम में ज़्यादा होता है, डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इनका जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो इनका मतलब जीनोटाइप होता है, मतलब जेनेटिक इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे वो बड़ा ही कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है हेपेटाइटिस बी वालों का। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि इनका जो जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स भी होता है जो इनका जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इनके जो डीएनए होते हैं, जो इनका डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर 4 ओवरलैपिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के मल्टीपल प्रोटीन्स को इनकोड करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए होगा, इस डीएनए के अंदर 4 ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं। इस डीएनए के अंदर 4 ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं, डिफरेंट तरह के, 4 तरह के अलग अलग ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स की इनकोडिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इनकोड करेंगे, ये इनकोड करेंगे डिफरेंट मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें जो 4 तरह के इसके अंदर डिफरेंट ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक होता है इसके अंदर एस जीन, ठीक, दूसरा जो होता है इसके अंदर पी जीन,
ठीक है। तीसरा जो होता है इसके अंदर सी जीन, और जो चौथा होता है वो होता है हमारा एक्स जीन। ये 4 तरह के इसके अंदर जीन होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के मल्टीपल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं किसके, हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन करवा कौन रहा है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कर पा रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है। एक तो डबल शेल्ड है, ठीक है, ऊपर से इतने तरह के मल्टीपल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। अब आगे फर्दर बढ़ते हैं इसके अंदर, और ठीक है फर्दर बढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस देखते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होता है कि अब हेपेटाइटिस ए वायरस से कहीं ज़्यादा मच स्ट्रॉन्गर डैमेज जो ये है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये कॉज करता है। यानी कि अगर हम इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मच स्ट्रॉन्गर, इसको लिख सकते हैं मच स्ट्रॉन्गर डैमेज देन हेपेटाइटिस ए वायरस। यानी हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, ज़्यादा डैमेज का कॉज करता है किसके, हमारे बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो भी, अब जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक सेल्स होता है, जब वो सेल्स क्या होता है वो इन वायरस की वजह से क्या होता है कि इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उन सेल्स का नाम है CD8+T सेल्स, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यानी क्या है कि लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर CD8+T सेल्स होते हैं, ठीक। अब जो ये सेल्स होते हैं इनको क्या करता है, वायरस इन्फेक्ट कर देगा। यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस है वो क्या कर रहा है, इन CD8 सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, CD8+T सेल्स को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। इनके इन्फेक्ट होने की वजह से अब ये क्या करते हैं कि ये डैमेज कॉज करते हैं किसको, हेपेटोसाइट्स को, ठीक है, डैमेज कॉज करते हैं हेपेटोसाइट्स को, ठीक है। यानी कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो CD8+T सेल्स को पहले इन्फेक्ट करेगा, और उसके बाद फिर ये सेल्स जो हैं ये हेपेटोसाइट्स को फर्दर क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसको CD8+T सेल्स को हम लोग फिर कह सकते हैं, इसको साइटोटॉक्सिक सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, साइटोटॉक्सिक सेल्स। डैमेज करता है, ठीक है, ये एक चीज़ कहानी हो गई। अब क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमने पहले बताया था कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं, जिसको हम लोग कहेंगे सीरोलॉजिकल एंड वायरल मार्कर्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये चीज़ है, तो ये इन्फेक्शन होने के चांस हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमको यही देखना है, इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट तरह के सेरोलॉजिकल्स या फिर वायरल मार्कर्स हमारे बॉडी में आते हैं इनकी वजह से, तो वो क्या क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेरोलॉजिकल एंड वायरल मार्कर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सेरोलॉजिकल एंड वायरल मार्कर्स लिख लेते हैं कि अब क्या क्या होते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें आता है एक तुम्हारा मार्कर जिसका नाम होता है HBS और AG, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन।
इसका नाम जो था इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहा जाता है इसको, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया ए एंटीजन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं सॉरी, क्योंकि ये पाया गया था सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था वो एब्रोगाइन, मतलब कि एक एब्रोगाइन जगह होती है, वहाँ पे इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। तो इसको लिख सकते हैं फाउंड इन एब्रोगाइन, वहाँ पे सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इन्फेक्शन के 6 हफ्ते के बाद, मतलब इन्फेक्शन होने के 6 वीक के बाद ये जो एंटीजन जो है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, अपीयर होता है ये हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। 6 हफ्ते के बाद, इन्फेक्शन के 6 हफ्ते के बाद ये एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, अपीयर होता है, और उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद फिर ये डिसअपीयर भी हो जाता है। यानी कि अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये अपीयर होता है आफ्टर 6 वीक ऑफ इन्फेक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं अपीयर्स आफ्टर 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के 6 हफ्ते के बाद ये अपीयर होता है, ठीक है। और उसके बाद 3 से 6 महीने तक क्या हो जाता है, दोबारा से ये डिसअपीयर भी हो जाता है। यानी पहले अपीयर होगा 6 हफ्ते के इन्फेक्शन के बाद, और 3 से 6 महीने के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। टू 6 मंथ्स, यानी कि 3 से 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोबारा से डिसअपीयर कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर ये बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो कहाँ चली गई है, वो आपकी बॉडी चली गई है कैरियर स्टेज में। कैरियर स्टेज में आपकी बॉडी चली गई है। कैरियर स्टेज का मतलब क्या होता है कि 6 महीने से ज़्यादा ये बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको मोर देन 6 मंथ्स परसिस्ट, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा अगर परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो कैरियर स्टेज में चली गई है। अब वो क्या है, वो एज अ कैरियर आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस वायरस को किसी और को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी जो है वो रख सकते हैं। और इसके डिटेक्शन के लिए, इस एंटीजन के डिटेक्शन के लिए, अगर इसको हमको डिटेक्ट करना है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक तरह की हम लोग स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्सियन स्टेनिंग। क्या कहते हैं, ऑर्सियन स्टेनिंग। क्या कहते हैं इसको, ऑर्सियन स्टेनिंग। यानी कि ऑर्सियन स्टेनिंग टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है वो, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा पहला मार्कर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे मार्कर पे अपने। तो दूसरा मार्कर जो है, दूसरे मार्कर पे आते हैं। दूसरा मार्कर क्या है कि अब हमारे बॉडी के अंदर अब एंटीजन तो जनरेट है, अब एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो अब एक चीज़ और हमारे बॉडी में डिटेक्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी HBS कहते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग एंटी HBS। अब इसका हम लोग डिटेक्शन होता है। अब ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक तौर की एंटीबॉडी होती है जो कि HBS एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है वो जनरेट करती है, ठीक। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है।
ये क्या है, एक तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि कौन जनरेट करता है, हमारी बॉडी जनरेट करती है, और किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट HBS एंटीजन के अगेंस्ट में, जो कि पहले हमने बताया था। ये HBS एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटी HBS एंटीबॉडी जो है वो जनरेट करती है। ठीक है, अब ये जो जनरेशन होता है ये कब अपीयर होता है, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ऑनसेट, यानी कि ऑनसेट होने के 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, जनरेट होती है। यानी कब ये अपीयर होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपीयर लेट आफ्टर, लेट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ऑनसेट। ठीक, यानी ऑनसेट के 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर अपीयर होती है, डिटेक्ट किया जाता है इसको। ठीक है, अब इसके अंदर भी दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो पाई जाती है। जैसे हमने पहले बताया था कि एंटीबॉडीज़ जो थी वो 2 तरह की थी, एक IgG थी और एक IgM थी। तो इसमें भी दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो मिलती है। दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर बोथ एंटीबॉडीज़ बॉडीज टाइप, यानी कि दोनों तरह की एंटीबॉडीज टाइप मिलती है। कौन कौन सी, IgM भी मिलती है और IgG भी इसके अंदर मिलती है। लिख सकते हैं इस फाउंड, दोनों तरह की एंटीबॉडीज जो है हमको इसके अंदर मिल जाती है। और ये क्या करता है, ये एक बार ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो गई तो ये क्या करेगा, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक बार ये एंटीबॉडीज जनरेट हो गई तो ये क्या करेगी, ये हमारे बॉडी के अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और इस लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो होती है इसका जो प्रिविलेंस रेट होता है वो 10 से लेकर 15% होता है। तो इसका जो प्रिविलेंस रेट होगा वो होगा अराउंड 10 से लेकर 15%। यानी एक बार ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो गई तो आपके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ डिटेक्ट होती है इसके अंदर वो भी देखते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिटेक्शन होता है, नेक्स्ट जो डिटेक्शन होगा वो डिटेक्शन जो है वो होता है HBC एंटीजन का। डिटेक्शन होता है, एक इसका भी डिटेक्शन होता है। अब ये क्या है, ये कहाँ से डिराइव होती है, जो HBC एंटीजन होता है ये कोर प्रोटीन से डिराइव होती है, जिसका डिटेक्शन होता है हमको हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम कोर प्रोटीन। ठीक है, ये कोर प्रोटीन से डिराइव होती है। ये कोर प्रोटीन से डिराइव होती है। ठीक है, डिराइव होती है कोर प्रोटीन से। और जो हमारे बॉडी में ठीक है, ये डिराइव होती है एक तरह के कोर प्रोटीन से। अब जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई एक्यूट अटैक आया है तो एक्यूट अटैक जब रहता है उसी में 3 से 6 वीक के ड्यूरेशन में ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के ये जो एंटीजन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डिटेक्ट होता है। ठीक है, एक्यूट अटैक अगर आया हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक्यूट अटैक चल रहा है 3 से 6 वीक, मतलब कि ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, तो ये जो एंटीजन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिटेक्ट होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि 3 to 6 वीक में डिटेक्ट होती है। और कब डिटेक्ट होती है, ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक, ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक।
एक्यूट अटैक के दौरान क्या होती है, ये डिटेक्ट होती है। ठीक है, अगर यही इन्फेक्शन मतलब यही अटैक जो है ये 10 वीक से ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होने के चांस होते हैं। अगर यही इन्फेक्शन जो है ये 3 से 6 वीक के अलावा क्या हो जाए कि 10 वीक्स के बियॉन्ड चला जाए तो यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे किसमें, कैरियर स्टेज के अंदर पहुंच जाएंगे। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ़ एक्सीड्स बियॉन्ड 10 वीक्स, ठीक है, अगर ये एक्सीड करता है 10 वीक से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, हमको क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हो जाएगा, हमको हो जाएगा क्रॉनिक लीवर डिजीज़ एक तो हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम चले जाएंगे कैरियर स्टेज के अंदर। कैरियर स्टेज, कैरियर स्टेज के अंदर जाने का मतलब क्या होता है कि अब हम कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो रखेंगे इसके अंदर, हम उस चीज़ को कैरी कर सकेंगे। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि अब जैसे हमने बताया कि ये हो गया एंटीजन। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। तो यानी एक चीज़ का और हमारे बॉडी में डिटेक्शन होगा, वो डिटेक्शन होगा किस चीज़ का, एंटी HBC का डिटेक्शन होगा। अब इसी के अगेंस्ट में क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। यानी ये क्या है, ये एंटीबॉडी है। ये क्या है, ये एंटीबॉडी है। किस चीज़ की एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ऑफ HBC एंटीजन की एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है वो बनाएगी। अब ये जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में तब दिखाई देती है जब एंटीजन जो है वो डिसअपियर कर जाता है। जैसे एंटीजन जो है वो मान लो यूज़अप हो गया, कहीं पे यूज़अप हो गया, वो ख़त्म हो गया, तब ये बॉडी जो है हमारे बॉडी की एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, डिटेक्ट होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं अपीयर्स आफ्टर, कब हो रही है, जब एंटीजन जो है वो क्या हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है। आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन जब एक बार डिसअपियर कर जा रहा है तब ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होता है जैसे कि क्या हुआ, अपीयरेंस हुआ, तो ये अपीयरेंस जो होता है ये हमको डिनोट करता है एक तरह से साइन ऑफ इन्फेक्शन, कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है। यानी कि जो कन्वर्जन है, जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन क्या कर रहा है, ये हमको बता रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक तरह का इन्फेक्शन है। यानी कन्वर्जन जो है ये क्या है, एक साइन ऑफ इन्फेक्शन है। क्या है, साइन ऑफ इन्फेक्शन, कि बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा तीसरा आता है, मतलब कि जैसे हमने बताया था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मार्क करने वाली है कि ये HBC नहीं है, ये है आपका HBE। ये क्या है, ये HBE है, और यहाँ भी ये क्या है, HBE है एंटीजन। ठीक है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। HBC अभी हम बाद में बताएंगे। ये HBE एंटीजन है और इसके अगेंस्ट में एंटी HBE एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब आता है आपका थर्ड जो है वो है आपका ये HBC। तो थर्ड वाला भी थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो थर्ड वाला आता है वो है आपका क्या, एंटी HB तो हो गया ना, एक सेकेंड, एंटी HB तो हो गया है। हमको क्या डिस्कस करना था, HBC एंटीजन, HBC एंटीजन डिस्कस करना है। ठीक है, एंटी तो हो गया है। अब आता है आपका HBC एंटीजन। अब HBC एंटीजन जो होता है ये भी एक तरह का कोर प्रोटीन से ही क्या होता है, डिराइव होता है, लेकिन ये हमारे ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जो HBC एंटीजन है ये ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कांट बी
डिटेक्टेड इन ब्लड, कान बी डिटेक्टेड इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ये डिटेक्ट नहीं हो सकता है। और ये भी क्या होता है, डिराइव फ्रॉम अ कोर प्रोटीन, डिराइव फ्रॉम अ कोर प्रोटीन, यानी कि एक तरह के कोर प्रोटीन से ही डिराइव होगा ये, लेकिन ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं होता है इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी जो है वो कैरियर स्टेज में चली गई है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी जो है वो कैरियर स्टेज में चली गई है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑरिजिन स्टेनिंग के थ्रू। यानी कि अगर जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो कहाँ चली गई है, या तो कैरियर स्टेज में, ठीक है, या तो कैरियर स्टेज में चली गई है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया है। तो फिर क्या होती है, तो फिर हम लोग इस एंटीजन को कहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट बाय ऑरिजिन स्टेनिंग, ऑरिजिन स्टेनिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आता है, ये था आपका एंटीजन। अब एंटीजन जब है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तो बनेगी। तो अब एंटीबॉडीज़ के बारे में देखते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो होगी आपकी एंटी HBC। एंटीबॉडी जो बनेगी उसका नाम होगा एंटी HBC। तो ये क्या है, ये इसके अगेंस्ट में क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है। तो यानी ये क्या है, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ऑफ किस चीज़ की एंटीबॉडी है, ये HBC एंटीजन की ये एंटीबॉडी है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होगी हेपेटाइटिस बी के, नहीं हाँ बी पढ़ रहे थे ना, हाँ हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की वजह से। अब ये जो है पेशेंट का जो सीरम होगा, ब्लड सीरम, उसके अंदर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है अगर प्री एक्ट्रिक स्टेज में है तो। यानी कि अगर प्री एक्ट्रिक स्टेज है तो उसमें पेशेंट के सीरम में इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इन प्री प्री एक्टेरिक स्टेज, ठीक है, प्री एक्टेरिक स्टेज में इसको हम लोग कहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट के सीरम में। तो लिख सकते हैं हम लोग कैन बी डिटेक्टेड इन पेशेंट सीरम। ठीक है, तो पेशेंट के सीरम में ये डिटेक्ट की जा सकती है, ये जो वो एंटीबॉडी है। ठीक है, और ये भी एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी जो होती है ये भी दोनों तरह की होती है। यानी बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ होती है। कौन कौन सी, IgM और IgG, दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ इसके अंदर होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर IgM के बारे में थोड़ा सा। तो IgM जो होता है ये 4 से 6 महीना हमारे बॉडी में परसिस्ट करता है, फॉलोड बाय IgG। यानी 4 से 6 महीना परसिस्ट करेगा, उसके बाद IgG भी आ जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं परसिस्ट फॉर 4 to 6 मंथ, 4 से 6 महीना हमारे बॉडी के अंदर रहेगी, उसके बाद फॉलोड बाय IgG। ठीक है, उसके बाद IgG का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हमारे बॉडी के अंदर हाई टाइटर IgG का कंसंट्रेशन अगर डिटेक्ट हो रहा है, IgM जो एंटी HBC है, अगर उसका हाई टाइटर डिटेक्शन हो रहा है तो ये हमको इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर IgM है, अगर इसका डिटेक्शन हो रहा है, हाई टाइटर यानी कि
ज़्यादा डिटेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ हाई टाइटर। हाई टाइटर, अगर बॉडी में हाई टाइटर इसका डिटेक्शन हो रहा है तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। यानी कि अगर इसका हाई टाइटर एंटीबॉडी का डिटेक्शन हो रहा है तो यानी कि हमारे बॉडी में क्या है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है ही है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और एक इसमें लास्ट चीज़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए। तो वो थोड़ा सा है, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं एक हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए के बारे में थोड़ा सा, कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कहानी है हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए। अब ये क्या है कि इसका जो डिटेक्शन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग सेरोलॉजिकल और वायरल मार्कर्स पढ़ रहे थे, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसका डिटेक्ट करने की वजह से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर इन्फेक्शन है, ठीक। तो हेपेटाइटिस बी वायरस और इसका जो डीएनए है, इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, इसका डिटेक्शन जो होता है, डिटेक्शन बाय मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ये एक तरह की टेक्निक होती है, मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है। और इस टेक्निक को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं सर्दन ब्लॉट टेक्निक यूज़ करके। मतलब ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग सर्दन ब्लॉट टेक्निक। यानी कि इस सर्दन ब्लॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर हम लोग क्या करते हैं, इस सर्दन ब्लॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हेपेटाइटिस बी वायरस का जो डीएनए है वो हमारी बॉडी के अंदर डिटेक्ट होता है। अब ये जो डिटेक्शन होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ये प्रेजेंट वहाँ पे होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्री सिम्टोमेटिक फेज होता है, यानी कि सिम्टम्स आने के पहले का जो फेज होता है, उसके अंदर ये डिटेक्शन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट इन प्री सिम्टोमेटिक फेज, ठीक है। जो प्री सिम्टोमेटिक फेज होता है उसमें प्रेजेंट होता है ये। और हमारे बॉडी के अंदर जब अर्ली एक्यूट स्टेज चलती है तब ये प्रेजेंट होता है। और कब, ड्यूरिंग, यहाँ लिख सकते हैं अर्ली एक्यूट स्टेज। यानी कि हेपेटाइटिस बी जो डीएनए है, ये हमारे बॉडी के अंदर या तो प्री सिम्टोमेटिक फेज के अंदर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, और नहीं तो जब अर्ली एक्यूट स्टेज आएगी तब प्रेजेंट रहेगा, ठीक। तो ये थी बेसिक डिटेल्स अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। और इससे अब आपने देखा कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी भी था और डिटेल में था, थोड़ा सा एलैबोरेटेड था। और हमने कोशिश किया आपको समझाने की आसान वर्डिंग्स में, तो होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो इसके अदर पार्ट्स हैं, जैसे साइन एंड सिम्टम्स हो गया, एटियोलॉजी हो गई, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, ये सारा आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये सारा आपको नोट्स वगैरह के अंदर मिल जाएगा। बेसिक हमको क्या समझाना है कि हमको पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, तो उस पर हमने फोकस किया। हेपेटाइटिस बी को समझाने के चक्कर में वीडियो की लेंथ भी थोड़ी लंबी हो गई। अराउंड जो वीडियो है वो आपकी 45 मिनट्स की वीडियो हो गई। तो अगर पूरा वीडियो एक साथ नहीं देख पाते हैं तो इसे पार्ट में करके देखिए, और इसे देखकर पूरा अपनी नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वही थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया।
और बाकी की जो फर्दर डिटेल्स वगैरह है, जैसे कि हमने बताया था साइन एंड सिम्टम्स, एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ये सब तो आपको नोट्स वगैरह के अंदर मिल जाएगा। पर पैथोलॉजी जो है, पैथोफिजियोलॉजी है, इसको समझना थोड़ा टिपिकल है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी वीडियो के अंदर पैथो पर ही फोकस करते हैं कि आपको पैथो समझ में आनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप समझ जाएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट मिलते हैं विद अनदर वीडियो, एंड नाउ वी विल स्विच ऑन टू हेपेटाइटिस सी। फिर आगे बढ़ेंगे, DEFG तक हमको जाना है, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सब समझते हुए चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वेल डन, एंड कीप गोइंग एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच।